नेक्स्ट टॉपिक है फिर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या है? देखो मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक वायर है और उस वायर को आपने किसी सपोर्ट से ऐसे बांधा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो वायर है इसके ऊपर हम लोड अप्लाई करेंगे, कुछ लोड लटकाएंगे यहाँ से। ये कुछ वेट आपने लटका दिया इसके ऊपर और इस वेट की वजह से क्या होगा, ये जो वायर है ये कुछ खींचेगा। मान लो शुरुआत में इसकी लेंथ है एल, अब ये कुछ खींच गया, कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, मान लो डेल्टा एल लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोड है उसको अप्लाई करने से या लोड को लटकाने से यहाँ पे क्या चेंज आया, वायर की लेंथ इंक्रीज हो गई। मतलब वायर की लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। तो स्ट्रेन का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जिसके ऊपर आप कुछ फोर्स वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो उससे उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना चेंज हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में लेंथ भी आ गई, एरिया भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, सब चीजें आ गई। मतलब उसमें क्या चेंज आ रहा है वो देखो। डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। स्ट्रेन का एक कॉमन फॉर्मूला है, अलग अलग टाइप का स्ट्रेन होता है लेकिन फॉर्मूला सबका कॉमन है। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे इस वाले केस में जो स्ट्रेन है उसको आप लिख सकते हो चेंज इन लेंथ, क्योंकि किस में चेंज आ रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ कितनी है एल, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, लेंथ में आ रहा है। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन की जगह क्या लिखना है आपको, डेल्टा एल, क्योंकि लेंथ में चेंज आया, कितना आया, डेल्टा एल, डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनिशियल लेंथ लेनी है, तो इनिशियल लेंथ कितनी है, एल है, तो डेल्टा एल अपॉन एल को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। आया समझ में? तो स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो डेल्टा एल अपॉन एल लिखा है अपन ने। अब डेल्टा एल की यूनिट भी मीटर होगी, एल की यूनिट भी मीटर होगी, तो मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि यूनिट लेस बन जाएगा ये। तो याद रखना है कि ये यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस होगा साथ में। मतलब जो स्ट्रेन है वो क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखना है। इसकी ना तो कोई यूनिट होगी और ना ही कोई डायमेंशन होगी, बस एक वैल्यू आएगी निकल के। ठीक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसी भी टाइप के स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए। अब कई टाइप का स्ट्रेन होता है, उसमें पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है लेंथ वाइज जब किसी भी चीज को खींचा जाएगा या कंप्रेस किया जाएगा तब जो उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला क्या होगा, तो मान लो कि आप इस वायर को खींच रहे हो तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, किसी डेल्टा एल से लेंथ इंक्रीज हो गई, आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, तो लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एल। इनिशियल लेंथ क्या थी, एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल को हम क्या बोल देंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हो सकता है कि इस वायर को आप कंप्रेस कर रहे हो, पहले लेंथ इतनी थी, यहां से यहां तक की लेंथ मान लो कितनी थी, एल, फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जिससे लेंथ कम हो गई, कितनी, डेल्टा एल। तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही बोला जाएगा। वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा एल अपॉन एल, लेकिन वो माइनस में आएगा। माइनस क्यों आया बताओ, क्योंकि चेंज इन लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल लेंथ कम होगी ना, जब आप वायर को कंप्रेस करोगे तो छोटा हो गया वो, तो फाइनल लेंथ कम है, इनिशियल लेंथ ज्यादा थी। जब भी आप चेंज कैलकुलेट करते हो तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करनी होती है। तो अगर आप कंप्रेस कर रहे हो इसको तो उस टाइम पे जो स्ट्रेन होगा उसकी वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, और जब आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो वैल्यू आएगी डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। फॉर्मूला सेम ही है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। ठीक, टेंसाइल जब आप स्ट्रेस डेवलप करोगे, इसमें खींचोगे इसको, उस टाइम पे जो स्ट्रेन होगा उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। और जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप हो रहा होगा उस टाइम पे जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही बोला जाएगा, लेकिन उसका फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा एल अपॉन एल। सिंपल है एकदम। ठीक है, तो ये पहला टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को चेंज करते हो, या तो वॉल्यूम को कम कर रहे हो, अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी पे तो वॉल्यूम कम होगा, और बाहर की तरफ इस पे फोर्स लगा के इस बॉडी को खींचोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा,
तो फॉर्मूला कॉमन है स्ट्रेन का, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन किस चीज का चेंज हुआ, वॉल्यूम का चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया तो हम लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी, और ये माइनस में आएगा। माइनस में क्यों, क्योंकि अभी हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करने की वजह से जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो आएगा नेगेटिव में, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हो तो माइनस का सिंबल हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस माइनस का सिंबल ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर चारों तरफ से बाहर की तरफ फोर्स लगा के इसको खींचा जाता तो वॉल्यूम बढ़ जाता, उस केस में प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इसका फॉर्मूला बनता। आया समझ में? तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तीसरा इसके अंदर शियरिंग स्ट्रेन। अब शियरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, जैसे ये कोई ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जिससे ये टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया ये, तो किस एंगल से ये टेढ़ा हो रहा है, मान लो ये एंगल है फाई, तो इस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन बोलेंगे, या एंगल ऑफ शियर भी बोलते हैं इसको। इसके दो नाम होते हैं, एंगल ऑफ शियर या फिर शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन या एंगल ऑफ शियर का मतलब है ये वाला एंगल, किस एंगल से ये टिल्ट हो गया उसी को हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन या एंगल ऑफ शियर बोलेंगे। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जिससे ये जो ऊपर वाला फेस है ये किसी एक्स डिस्टेंस से आगे खिसक गया, नीचे वाला एंड फिक्स है, यहाँ पे नीचे वाला एंड क्या है, फिक्स, ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जिससे ये ऐसे टेढ़ा हो गया। अब ये कितना डिस्टेंस आगे चला गया फेस, तो ये x डिस्टेंस आगे चला गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है बोलो, x के बराबर है ना। और मान लो कि ये जो क्यूब है इसकी जो साइड है उसकी लेंथ है l, ऐसा मान लिया हमने। हमें ये एंगल डिफाइन करना है कि ये एंगल कितना होगा, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक लाइन है वर्टिकल लाइन, और जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया ये ब्लॉक टेढ़ा हो गया, तो ये वाली जो लाइन है ये किसी फाई एंगल से घूम गई यहाँ पे। अब ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एंगल बना है उस एंगल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क मान लो, ये इसकी रेडियस मान लो। भाई जैसे एक लाइन है, आप उसको ऐसे घुमा दो आगे की तरफ, ऐसे घुमाओ, ये वाला एंड फिक्स रहना चाहिए, ये ऐसे चलेगी यहाँ पे, है ना। तो ये आर्क होता है, ये एंगल हो गया यहाँ पे फाई, और ये इसकी रेडियस हो गई जो एल के बराबर है। आया समझ में? तो बताओ एंगल फाई को आप क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब x, रेडियस मतलब l, तो एंगल ऑफ शियर या फिर शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बन गया, फाई या फिर x बाई एल, या तो फाई दे रखा होगा डायरेक्टली तो बस वही एंगल रेडियन में लिख दो, वही अपना आंसर है, रेडियन में होगा लेकिन ये, या फिर आपको x और l बताया हुआ रहेगा, तो आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करके हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x बाई एल। तो ये किसका फॉर्मूला है, शियरिंग स्ट्रेन का या फिर एंगल ऑफ शियर का फॉर्मूला है। बोलो आया कि नहीं आया, आसान है एकदम, ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीजेस बाय 1% बाय ए लोड ऑफ 20 न्यूटन, देन फाइंड द लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। तो इसमें कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा ये कैलकुलेट करके बताना है। लेंथ कितना इंक्रीज हो रही है, 1% इंक्रीज हो रही है। अब ये परसेंटेज चेंज दे दिया इसने, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है क्या, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, ये परसेंटेज में वैल्यू निकालनी हो ना, चेंज परसेंटेज चेंज कितना आया तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसने बोला कि 1% हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया लोड को लटका के, तो चेंज इन लेंथ क्या है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या है 1%, तो ये 1% बराबर आएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 के। और हमको क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है लीनियर स्ट्रेन, है ना। लीनियर स्ट्रेन मतलब लेंथ वाइज जो स्ट्रेन उसमें डेवलप होगा। अब लेंथ वाइज जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम लीनियर स्ट्रेन भी होता है। तो लीनियर स्ट्रेन इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। अब आपको ये वाली वैल्यू पता है 1 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, तो इसे डेल्टा एल अपॉन एल कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा ये 1/100 आएगा सॉल्व करोगे तो। यानी कि जो लीनियर स्ट्रेन है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो बराबर होगा 0.01 के। कोई यूनिट तो होती नहीं है स्ट्रेन की, याद रखना है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन होगा 0.01 के बराबर।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आया समझ में? परसेंटेज चेंज इन लेंथ दे रखा है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये दे रखा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल निकाल सकते हैं, कहाँ दिक्कत है? इसी को तो बोलते हैं डेल्टा एल अपॉन एल को लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए shearing force of 100 न्यूटन। The top face of the cube is displaced through 0.02 centimeter with respect to the bottom face. Find the shearing strain। ये बोल रहा है कि एक क्यूब है अपने पास में और उसके ऊपर एक शेयरिंग फोर्स हमने अप्लाई किया, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन के बराबर, और इससे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया, ये ऐसे टेढ़ा हो गया। अभी कितने एंगल से टेढ़ा हो गया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर या शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये आपको पूछ रहा है कि शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, ये कैलकुलेट करके बताओ। ये जो ऊपर वाला फेस है ये कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस हुआ है? 0.02 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस आपको 0.02 सेंटीमीटर दे रखी है और जो क्यूब है उसकी साइड आपको बता रखी है 0.1 मीटर के बराबर। ठीक है, एंगल पूछ रहा है ये, इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर या फिर शेयरिंग स्ट्रेन। एक ही चीज के दो नाम है ये। फोर्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, फोर्स काम नहीं आएगा जब स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो शेयरिंग स्ट्रेन फॉर्मूला क्या होगा इसका? फाई। अब फाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर ये एक्स आपको दे रखो, इसको एक्स मान लेते हैं, ये है अपना एक्स और ये है अपना एल। तो ये एक्स है और ये एल है, तो एक्स और एल के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेन का? एक्स बाई एल। एंगल इक्वल टू होता है ना आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क मान लो, ये रेडियस मान लो, तो आर्क अपॉन रेडियस करके हम शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.02 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो, डिवाइडेड बाई एल कितना है? 0.1 मीटर। क्या आएगा आंसर? तो ये डेसिमल पॉइंट रखो, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10⁻⁻3। ये जो शेयरिंग स्ट्रेन है, क्योंकि ये एंगल का नाम है इसलिए इसकी यूनिट होगी रेडियन के अंदर। ठीक है, रेडियन में इसको मेजर करेंगे। एंगल हो गया ना, एंगल ऑफ शेयर मतलब क्या है? एंगल। तो एंगल डिफाइन कर रहे हो तब तो रेडियन में लिखना पड़ेगा इसको। तो ये आ गया अपने पास में शेयरिंग स्ट्रेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसको आप 0.002 रेडियन भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार यूनिट नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड टू ए वॉल्यूम कंप्रेशन इफ ईच साइड इज डिक्रीज बाई 1% देन बल्क स्ट्रेन इज। बल्क स्ट्रेन बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको पूछा जा रहा है, यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी पूछ रहे हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन का मतलब क्या है? बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका मतलब है डेल्टा वी अपॉन वी बताना है। अब इसने बोला कि जो क्यूब है, एक क्यूब अपने पास है और चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं? इसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं। चारों तरफ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिससे इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कितना % डिक्रीज हुआ? तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसने साइड में जो डिक्रीमेंट होगा, चारों तरफ से फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो साइड्स कम हो रही है उसमें आपको परसेंटेज चेंज दे रखा है। इसकी हर एक साइड 1% मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बता रखा है क्वेश्चन में। कोई भी क्यूब है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है क्या आपको? वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल टू L क्यूब। जो साइड होते हैं ना क्यूब की, उसका जो साइड है उसका क्यूब कर दो, पावर 3 कर दो मतलब। तो कोई भी क्यूब है उसकी साइड का पावर 3 करोगे तो अपने पास उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब होगा। अब परसेंटेज चेंज वाले केस में आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको रिलेशन पता चल गया कि वॉल्यूम और लेंथ में क्या रिलेशन है, वॉल्यूम इक्वल टू L क्यूब, तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर लेंथ में इतना परसेंटेज चेंज आएगा तो वॉल्यूम में कितना आएगा। कैसे? देखो, लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है? 1%। तो इसकी जो पावर है उतने से उस परसेंटेज चेंज को मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ का। ये आपको याद रखना है। अगर पावर 3 नहीं होती ना तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम उतना ही होता है जितना परसेंटेज चेंज इन लेंथ होता है, लेकिन पावर लगी हुई है ना तो पावर से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? अच्छा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं?
डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100, इसी को तो बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। ये बराबर होगा 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, आपको क्वेश्चन में गिवन है 1%, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 के बराबर आ गया। आपको क्या कैलकुलेट करना है? बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी। तो बताओ यहां से डेल्टा वी अपॉन वी क्या बनेगा? ये बनेगा 3/100 यानी कि 0.03। ये आ गया अपने पास में बल्क स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आसान है एकदम, ठीक है। इसमें डायरेक्टली हमको वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना है वो दे नहीं रखा, हमको वो फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद में हम बता सकते हैं कि डेल्टा वी अपॉन वी कितना होगा। बस डेल्टा वी अपॉन वी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन भी इसको बोल सकते हैं। तो आपको तो डेल्टा वी अपॉन वी कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात ये है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पूछे तो डेल्टा एल अपॉन एल कैलकुलेट करना है। शेयरिंग स्ट्रेन पूछे तो एंगल फाई या एक्स बाई एल करके सॉल्व करना है। तीन ही तो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ। अगला टॉपिक क्या है? हुक्स लॉ। देखो अभी तक हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं दोनों के। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का मतलब है फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स उस वायर के अंदर या उस मटेरियल के अंदर डेवलप हो रहा है वो डिवाइडेड बाय उस मटेरियल का या उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, एफ बाई ए। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल। मान लो कि फोर्स अप्लाई करने से वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है, कोई सिलेंड्रिकल वायर है और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो कितना लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ कितनी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब ये हुक्स लॉ क्या है, इसको ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे हमने एक वायर दिखा रखा है और उस वायर से कुछ वेट लटकाया हुआ है। यहाँ पे एक स्केल लगा दिया ताकि इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा उसको हम मेजर कर पाए, क्योंकि वेट लटकाएंगे तो वायर खींचेगा और उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है उसको हम इजीली मेजर कर पाएंगे इस स्केल पे रीडिंग देख के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इस वायर से, एक सिलेंड्रिकल वायर है जिससे कुछ वेट लटकाया हुआ है, हम पहले मिनिमम वेट लटकाएंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? मिनिमम वेट, और धीरे धीरे उस वेट को इंक्रीज करते जाएंगे और चेक करेंगे कि उससे स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है और स्ट्रेन कितना इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आप वेट इंक्रीज करते जाओगे, मतलब इसको खींचने वाला फोर्स इंक्रीज करते जाओगे, स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बी एफ मतलब क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो इस वायर के अंदर डेवलप होगा ये अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, वेट बढ़ा के जितना अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है अगर परमानेंटली इस वायर के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो परमानेंटली अगर ये खींच नहीं रहा है तो जो अप्लाइड फोर्स है और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बराबर होते हैं। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाओगे क्या चीज बढ़ती जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने की वजह से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब साइमल्टेनियसली एक और एक्टिविटी हो रही होगी, वायर खींचता जा रहा होगा, और अगर वायर खींचेगा तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी कि डेल्टा एल भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा। यानी कि अगर आप वेट को बढ़ाते जाओगे तो वायर ज्यादा ज्यादा और ज्यादा खींचेगा और उसकी वजह से स्ट्रेन की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। डेल्टा एल इंक्रीज होगा ना तो इससे स्ट्रेन बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस को इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अभी स्ट्रेस को बढ़ाएंगे क्योंकि फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ने से वायर खींचेगा तो डेल्टा एल भी बढ़ेगा जिससे स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ, कि जब भी आप किसी मटेरियल के ऊपर आप लोड अप्लाई करते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, उसको खींचते हो या कंप्रेस करते हो, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा और उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस को कम करोगे तो स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो तो इसकी जगह एक कांस्टेंट लेना होता है हमको, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या चीज है भाई? तो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनके लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, और ये वो टर्म है जो आपको ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना इलास्टिक है। जो ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे मान लो कॉपर और स्टील को आप कंपेयर करो, सपोज करो, तो अगर स्टील के लिए अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है, और कॉपर के लिए अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर कम है, ये कैलकुलेट करना होता है हमको। कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब जिस मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, आप अलग अलग वायर चेंज कर करके देखो, यहाँ पे सेम तरीके से लोड बढ़ाते जाओ उनके ऊपर, देखो कि स्ट्रेस कितना अप्लाई, स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है और स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है, फिर उनका रेशियो ले लो, तो उससे अपने पास उस मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। जैसे कॉपर के लिए फिक्स वैल्यू होगी, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स वैल्यू होगी, स्टील के लिए फिक्स वैल्यू होगी। तो आपको कंपेयर करना हो ना कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, तो आपको क्या देखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से वाले मटेरियल के लिए ज्यादा है। जिस मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ज्यादा इलास्टिक होने का मतलब उसके ऊपर आप जब लोड अप्लाई करोगे तो अपनी शेप चेंज कर लेगा, और जब आप लोड हटा लोगे तो वापस से परफेक्टली अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। जो जितना परफेक्टली अपनी इनिशियल स्टेट में आ पाता है ना, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक माना जाता है। जैसे रबर और स्टील में से ज्यादा इलास्टिक कौन है, अगर कंपेयर करना हो तो आपको लगेगा रबर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? स्टील। क्यों? क्योंकि रबर को आप खींचोगे और जब छोड़ोगे तो वापस से वो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आता, थोड़ा सा खिंचावा ही रह जाता। वो जो रबर होता है ना, रबर बैंड होता है, आप उसको 5 बार ऐसे खींचो, आप देखोगे कि उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। जबकि स्टील होता है ना, स्टील को जब आप खींचते हो, जब उस पर लोड अप्लाई करते हो और जब लोड को हटा लेते हो तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट गेन कर लेता है। वो स्टील का जो वायर है वो अलग बात है, उसके ऊपर ज्यादा लोड लटकाना पड़ता है उसको खींचने के लिए, तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन परफेक्टली अपनी इनिशियल स्टेट में ज्यादा आने की अपनी इनिशियल स्टेट में आने की टेंडेंसी ज्यादा किस में होगी? स्टील के अंदर होगी। इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक माना जाएगा रबर की कंपैरिजन में। याद रखना, ये इलास्टिसिटी का मतलब ये मत समझना कि ये ज्यादा खींचता है वो ज्यादा इलास्टिक है। अरे इलास्टिक का मतलब वो नहीं है कि ज्यादा खींच रहा है, सर देखो रबर इतना खींच गया, स्टील तो इतना सही खींचा, तो ज्यादा इलास्टिक तो रबर है। नहीं, इलास्टिसिटी का मतलब है वापस से अपनी इनिशियल स्टेट को गेन करने की प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा है, वो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कौन सा मटेरियल कितना इलास्टिक है ये किससे पता चलेगा? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पता चलेगा। जिस मटेरियल के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक माना जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए आप जो कोई भी मटेरियल है जिसके लिए आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर कुछ लोड अप्लाई करो, उससे उसमें स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो, उससे उसमें स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, इन फॉर्मूलों से उनको कैलकुलेट कर लो, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर लो, तो उससे आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है? तो आपको लगेगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों के ऊपर ही ये डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे स्ट्रेन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो? अगर आप एक को डबल कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर आप स्ट्रेस को बढ़ा के डबल कर दोगे तो स्ट्रेन अपने आप ही डबल हो जाएगा। तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर तो वही आया, रेशियो तो वही आया ना। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रखा है, कितना स्ट्रेन उसमें डेवलप हो रहा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, आप इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट भले ही कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंड करना अलग बात होगी, डिपेंड करने का मतलब स्ट्रेस बढ़ा दिया तो ये चेंज हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी चेंज होगा और ये रेशो उतना का उतना आ रहा होगा। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहेगा किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। ठीक है, तो फिर किस चीज के ऊपर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो सकता है कि आप स्टील यूज कर रहे हो, आप हो सकता है रबर यूज कर रहे हो सकता है कॉपर यूज कर रहे हो,
कोई कंक्रीट यूज कर रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है, तो उस मटेरियल के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू। तो याद रखना मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ना तो उस वायर की या उस जो बॉडी है जिसके लिए आप इसको कैलकुलेट करो उसकी शेप पे डिपेंड करेगा, ना उसकी साइज पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, अगर आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगते हैं ना मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में, जो इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगते हैं वो वीक हो जाते हैं। आप याद रखो इस चीज को कि जब भी आप किसी मटेरियल को गर्म करते हो तो उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होता है उससे। और वीक होने से क्या होगा, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। उसके अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आने की किसी भी बॉडी के अंदर वो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से ही आती है। तो अगर इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो रहे हैं, इसका मतलब जो मटेरियल है वो अपनी इनिशियल स्टेट में उतना नहीं आ पाएगा जितना पहले आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेंगे, और कम रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, वापस से मटेरियल अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी वो खो रहा है अपनी, जितना ज्यादा गर्म करोगे ना मटेरियल को उतना ही उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। और इलास्टिक प्रॉपर्टी को कौन शो करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती जा रही है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मटेरियल की, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। आई बात समझ में। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी भी रीजन की वजह से कम हो रही है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब मटेरियल कम इलास्टिक होता जाएगा, और कम इलास्टिक होने का मतलब उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल आसान एकदम। ठीक है, बाकी हुक्स लॉ इतना ही है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। आया समझ में, आसान है एकदम। ठीक है।